मनुष्य के नाश से सब कुछ नष्ट हो जाता है, चाहे आप इसे एक बार करें या हर दिन। इससे अस्थि मज्जा कमजोर हो जाएगी, जिससे बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना कम हो जाएगी। 2, इससे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और जल्द ही उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। 3, इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। 4, इससे शरीर में कमजोरी आ जाएगी क्योंकि आप ऊर्जा से भरपूर फैट का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। 5, खून बनाकर बैंड बनाया जाएगा। 6, खाने में न तो स्वाद आएगा और न ही पचेगा क्योंकि इससे आपको कब्ज हो जाएगी, जो सभी बीमारियों की जड़ है। दोस्तों, वासना एक ऐसी आग है जो किसी इंसान के साथ साथ उसकी पूरी दुनिया को जलाने के लिए काफी है। यह इंसान को अपने ही पतन की ओर खींचती है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी इच्छाओं को खुद पर हावी होते पाया है जो आपके मन मस्तिष्क को नियंत्रण से बाहर कर देती हैं? आज हम बात करेंगे उस विषय की जो भले ही नजर ना आए पर हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद है, काम वासना। यह केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि एक मानसिक कैद है जो मनुष्य को सही गलत का भान भुलाकर विनाश के रास्ते पर ले जाती है। आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि काम वासना कैसे हमारी चेतना, रिश्ते और जीवन को बर्बाद कर सकती है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। और हाँ, कहानी के पूरा होते ही वीडियो को छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि असली कहानी तो इस कहानी के समाप्त होने के बाद शुरू होगी। ये कहानी है विक्रम और काव्या की, जो दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। विक्रम और काव्या की शादी को 5 साल हो चुके थे। शादी के 3 महीने बाद ही विक्रम काव्या को अपने साथ दिल्ली ले आया था। विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था और लाखों की सैलरी पाता था। काव्या बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, जिसे कोई एक बार देख ले तो वो मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन जितनी अधिक खूबसूरत काव्या थी, उससे भी कहीं अधिक चरित्रवान थी। विक्रम और काव्या के बीच बहुत गहरा प्यार था। विक्रम दिन में ऑफिस चला जाता, जबकि काव्या घर के कामों में व्यस्त रहती। खाली समय में वह अक्सर डायरी में कुछ न कुछ लिखा करती थी। उनकी जिंदगी में एक बच्चे की कमी के अलावा सब कुछ ठीक था। जी हां, शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन काव्या की गोद अब तक सूनी थी। जब भी वह अपनी सूनी गोद को देखती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक शाम दोनों खाना खा रहे थे कि अचानक विक्रम के बॉस का फोन आया। बात खत्म होने के बाद विक्रम ने काव्या को बताया कि उसे काम के सिलसिले में लगभग 15 दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। काव्या ने घबराकर कहा, इतने दिन मैं अकेली कैसे रहूंगी? और विक्रम के साथ जाने की जिद करने लगी। विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, ये बस 10-12 दिन की ही तो बात है। मैं नीरज को फोन कर देता हूं, वो कल मेरे जाने से पहले यहां आ जाएगा। वैसे भी वो गांव में अपने आवारा दोस्तों के साथ ही घूमता रहता है। कुछ दिन यहां रहेगा तो पढ़ाई भी कर लेगा। नीरज, जो विक्रम का छोटा भाई था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वो बाकी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। उसके मन में काव्या के प्रति गलत भावनाएं पहले से थीं। जब कभी काव्या गांव जाती, नीरज उसके आगे पीछे घूमता रहता था। काव्या उसे प्यार से बेटा कहकर पुकारती, जिससे उसके सारे अरमान धरे रह जाते। नीरज मन ही मन सोचता, भाभी कभी मेरे जाल में नहीं फंसेंगी। लेकिन इस बार किस्मत ने उसे मौका दे दिया। विक्रम का फोन आने के बाद नीरज के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, भाभी के हुस्न को निहारने का तो मौका मिल ही जाएगा, और अगर कुछ और भी हो गया तो सोने पर सुहागा। उस रात नीरज को नींद नहीं आई। उसकी आंखों में कामुकता साफ झलक रही थी। सुबह होते ही उसने बैग उठाया, माता पिता के पैर छुए और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। दोपहर 12 बजे नीरज विक्रम और काव्या के घर पहुंच गया। थोड़ी देर तीनों ने बातचीत की, फिर विक्रम अपना लैपटॉप और जरूरी सामान लेकर काम पर निकल गया। अब घर में नीरज और काव्या अकेले थे। जैसे ही काव्या नीरज के सामने आती, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। उसे लगने लगा कि अब वह अपनी मंजिल के करीब है। लेकिन काव्या के स्वभाव और चरित्र से परिचित होने के कारण नीरज उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे 12 दिन बीत गए। एक दिन काव्या अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी नीरज ने उससे कहा, भाभी, आप बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करती रहती हो। आखिर क्या लिखती हो इस डायरी में?
काव्या मुस्कुराते हुए बोली, कुछ खास नहीं, बस टाइम पास के लिए लिखती हूं। नीरज ने तंज कसते हुए कहा, टाइम पास के और भी बहुत से तरीके होते हैं भाभी, लेकिन आप कभी कुछ और सोचती ही नहीं। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे मोबाइल और टीवी में आंखें खराब करने से अच्छा लगता है डायरी लिखना, इसलिए मैं यही करती हूं। काव्या का जवाब सुनकर नीरज मन ही मन बड़बड़ाया, ये मेरी बातें कभी नहीं समझेगी, और अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। इसके बाद काव्या रसोई में खाना बनाने चली गई और नीरज अपनी अधूरी इच्छाओं में डूबता चला गया। काव्या का शरीर बुखार से तप रहा था। पसीने की बूंदें उसकी गर्दन से बहकर गले के पास गहरी क्रीज में खो जा रही थीं। थकी हुई काव्या रसोई के काम में व्यस्त थी। तभी नीरज, उसका देवर, पानी पीने आया। काव्या के पसीने से भीगे चेहरे और थकी आंखों को देखकर वह ठिठक गया। भाभी, आपको बहुत तेज बुखार है, उसने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। काव्या ने उसकी गर्म हथेलियों का दबाव महसूस किया और सिर हल्का झुकाकर धीमी आवाज में बोली, हाँ, सुबह तक सब ठीक था, अब अचानक चढ़ गया है। नीरज ने धीरे से पूछा, भैया को बताया? नहीं, परसों तक आ ही जाएंगे, यूं ही बेवजह परेशान होंगे, बस आज की रात निकालनी है। नीरज ने उसे फिर से गौर से देखा। उसकी डीली फिटिंग वाली समीज शरीर से चिपक रही थी, जिससे उसकी काया के उभार अनजाने ही उसके सामने प्रकट हो रहे थे। नीरज की नजरें उसकी गर्दन से नीचे खिसकती रहीं, जहां पसीने की नमी उसकी त्वचा को चमका रही थी। एक अजीब सी बेचैनी नीरज के मन में घिरने लगी। आप मत बनाइए खाना भाभी। नीरज ने जल्दी से बेलन उसके हाथ से ले लिया। आप आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगा। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ मना किया। नहीं, आराम किया तो बुखार और चढ़ जाएगा, दोनों मिलकर बना लेते हैं। दोनों ने साथ खाना बनाया, लेकिन नीरज की आंखें हर बार काव्या के शरीर के उन हिस्सों पर भटकतीं जो उसके लिए अब तक वर्जित थे। उसकी समीज से झांकते उभार और थके हुए शरीर की लचक नीरज की धड़कनों को तेज कर रही थी। खाना खाते वक्त भी नीरज ने उसकी थाली में जबरन सब्जी डाली। बस 2 रोटियां ही खाऊंगी, काव्या ने कहा था, लेकिन नीरज की आंखों में अब जो भूख थी वह खाने से नहीं मिटने वाली थी। भाभी, पास वाली दवा की दुकान से बुखार की दवा ले आता हूं, आप तब तक कमरे में जाकर आराम करिए, उसने काव्या से कहा। काव्या ने पहले मना किया, लेकिन नीरज के बार बार कहने पर वह सोफे पर लेट गई। नीरज ने दरवाजा बाहर से बंद होते देखा और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह सीधे केमिस्ट की दुकान की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कदमों में अब किसी देवर की मासूमियत नहीं, एक प्यासे शिकारी की चाल थी। केमिस्ट से बुखार की दवा के साथ उसने नींद की गोली भी मांगी। केमिस्ट, जो खुद भी काव्या की सुंदरता के चर्चे किया करता था, उसकी मंशा भांप गया और मुस्कुराते हुए गोली थमा दी। भाभी को सुला देना, फिर आराम से बात कर लेना, उसने नीरज को आंख मारते हुए कहा। नीरज घर लौटा तो उसके मन में धधकती इच्छाओं का तूफान था। उसने बुखार की दवा के साथ काव्या को नींद की गोली भी खिला दी। धीरे धीरे काव्या की आंखें बोझिल होने लगीं और वह बिस्तर पर डीली पड़ गई। नीरज की धड़कनें अब उसकी सुनने की क्षमता से भी तेज हो रही थीं। उसने काव्या के चेहरे को छुआ, गर्म, मुलायम और बेखबर। उसकी उंगलियां अब किसी सीमा को नहीं मान रही थीं। वह उसके शरीर पर फिसलती गईं, मानो अब हर वर्जना टूट चुकी हो। नीरज ने उसके कपड़े उतारने शुरू किए और उसके मन में पल रही कामना की चरम सीमा पर पहुंचते हुए वह उस पर झुक गया। कमरे में पसीने और अपराध की गंध घुल गई। मेज पर रखी काव्या और विक्रम की तस्वीर गिरकर टूट गई, लेकिन इस टूटन की आवाज भी उनकी रात की मर्यादाहीनता को रोक नहीं सकी। सब शांत होने के बाद नीरज ने उसकी कुछ तस्वीरें खींची। यह उसकी बीमार चाहत की आखिरी विजय थी। वह खुद भी बिस्तर पर लुढ़क गया, जैसे उसकी आत्मा ने अपने ही शरीर को हरा दिया हो। तभी उसकी नजर दराज में रखी काव्या की डायरी पर पड़ी। उत्सुकता से उसने उसके पन्ने पलटे और एक पृष्ठ पर जाकर ठहर गया। नीरज मेरा बेटा है, मैं उसे कानूनी रूप से गोद लेना चाहती हूं। वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाई थी। ये शब्द नीरज के भीतर किसी चाकू की तरह उतरे। उसके शरीर में दौड़ती प्यास अचानक थम गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह काव्या के पैरों में गिर पड़ा। भाभी,
मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। काव्या गहरी नींद में थी, बेखबर। नीरज ने उसके बालों को संवारते हुए उसकी हेयर क्लिप ठीक की, लेकिन अब उसकी आत्मा पर लगा कलंक मिट नहीं सकता था। वह घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 7 बजे काव्या की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। काव्या के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर नीरज की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। काव्या का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने नीरज के मोबाइल कैद काव्या की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाईं और कड़क कर पूछा, कल रंगरलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर काव्या हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छंटती गई। विक्रम का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन काव्या बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने नीरज का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक विक्रम लौट आया और भागते हुए काव्या के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन काव्या का शरीर एक ओर लुढ़क गया। काव्या, काव्या! चीखता हुआ विक्रम उसे झकझोरे जा रहा था, पर काव्या कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। दोस्तों, हमारा मन मूल रूप से आकर्षण और इच्छाओं से संचालित होता है। काम वासना एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तब यह राक्षस बन जाती है। यह भावना सिर्फ शरीर को सुख देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे मन और मस्तिष्क पर भी गहरा असर डालती है। विज्ञान के अनुसार जब इंसान वासना में डूबता है, तब डोपामिन नामक रसायन मस्तिष्क में रिलीज होता है। यही रसायन हमें अस्थायी सुख की अनुभूति कराता है, लेकिन इसके पीछे एक भ्रम छुपा होता है। यह सुख क्षणिक होता है, फिर हमें बार बार वही सुख पाने की लालसा होती है। इसी लालसा में व्यक्ति अनैतिक कदम उठाने लग जाता है। शराब, ड्रग्स, व्यभिचार और यहाँ तक कि अपराध की ओर भी बढ़ता है। इतिहास और धर्म ग्रंथों में भी काम वासना को मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बताया गया है। महाभारत में कौरवों का विनाश भी वासना और लालच का परिणाम था। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान इसलिए किया क्योंकि उनके मन में वासना और अहंकार ने अंधकार फैला रखा था। पौराणिक कहानियों में भी कई आर्षि मुनियों को उनकी तपस्या से वासना भटका देती है। स्वर्ग की अप्सराओं का मोह छोड़ना हर किसी के लिए आसान नहीं था। जब इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो यह उसके रिश्तों को खत्म कर देती है। धोखा और बेवफाई रिश्तों की नींव को तोड़ देते हैं। कई अपराध जैसे यौन उत्पीड़न, बलात्कार और घरेलू हिंसा इसी अंधी कामना का परिणाम है। इंसान इस भावना के वशीभूत होकर अपनी इंसानियत तक खो बैठता है। वासना में डूबा इंसान हर समय अशांति में रहता है। उसे कभी संतोष नहीं मिलता और उसका पूरा जीवन एक अंतहीन दौड़ में फंस जाता है। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आत्महत्या तक का कारण बन सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि काम वासना पर कैसे नियंत्रण पाएं। मन को शांत करने और इच्छाओं को काबू में रखने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करें और अपने विचारों को पहचानें। जब व्यक्ति का ध्यान किसी उच्च लक्ष्य पर केंद्रित होता है, तब वह छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठ सकता है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें, कोई कला, सेवा या ज्ञान का मार्ग अपनाएं। आप अपने आप में पूर्ण और मूल्यवान हैं। वासना आपको खुद को अधूरा महसूस कराती है, लेकिन सच यह है कि खुशी और संतोष आपके भीतर है। दोस्तों, मन वातावरण से प्रभावित होता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आत्मनियंत्रण और अनुशासन में विश्वास रखते हों। गलत संगत से बचें, क्योंकि यह आपके विचारों को दूषित कर सकती है। दोस्तों, याद रखें, इच्छाएं तभी सुंदर हैं जब वे नियंत्रित और सकारात्मक हों।
लेकिन काम वासना का रास्ता हमेशा आपको अंधकार की ओर ले जाएगा। अगर आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो आप न केवल मानसिक शांति हासिल करेंगे बल्कि जीवन में सफलता भी। आज ही ठान लीजिए कि आप उन इच्छाओं को बढ़ावा नहीं देंगे जो आपके पतन का कारण बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में लिखें कि आप अपने जीवन में इच्छाओं पर कैसे नियंत्रण रखते हैं। याद रखें, सही सोच, सही कर्म और संयम ही आपको वास्तविक सुख की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और आत्मसंतोष की खोज में लगे रहें।